नमस्कार। कोरोना का काल है, लोगों का हाल बेहाल है। फिर भी इस बीमारी के बीच में कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कोरोना से पहले भी थी और कोरोना के दौरान भी हैं। आज हमारे पड़ाव विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, जो कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर तहसील के सीमांत गांव यूपी बॉर्डर पर रतनपुरा में स्थित है। एक 4 वर्षीय बच्चा इंदौर से अपने माँ बाप के साथ पहुंचा और इस समय में जब ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्टेड है, आना जाना आसान नहीं है, फिर भी इस बच्चे को लेकर इसके माँ बाप इंदौर से दिल्ली होते हुए और दिल्ली से फिर बाय रोड 5 घंटे की जर्नी लेकर पहुंचे हैं, तो वाकई में मामला कुछ गंभीर ही होगा। जी हाँ, मामला गंभीर है। इस बच्चे को, 4 वर्षीय बच्चे को बीमारी है हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस का जब नाम आता है तो समझ में आता है कि ये शायद पैनक्रियास की सूजन की बीमारी है। तो ऐसी तो बहुत सारी सूजन की बीमारी हैं जो कि होती और ठीक हो जाती हैं, परंतु ये पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी सूजन है जो कि लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते एक भयावह रूप लेके मौत का कारण भी बन सकती है। तो मैं पिछले कई वर्षों से पैनक्रेटाइटिस रोग की आयुर्वेद के रसशास्त्र पर आधारित औषधियों से चिकित्सा कर रहा हूँ। काफ़ी उल्लेखनीय सफलता भी है और जितने भी अपने भरसक प्रयत्न हैं उनके द्वारा इसके पीछे छिपे हुए विज्ञान को स्थापित करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जिस तरह से माँ बाप भयभीत थे अपने इकलौते बच्चे के लिए, और ऐसे ना जाने कितने माँ बाप होंगे जिनके बच्चों की बीमारी है, और ये पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आज दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। कहने को तो ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा है जो कि शराब पीते हैं, परंतु हकीकत कुछ और है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस का डेटा बनाते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करेंगे हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस की। और हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस का मतलब है, जैसा कि लिखा है इसमें, कि खानदान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। तो सबसे पहले जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं या किसी ऐसी पैथी की बात करते हैं जो कि एलोपैथिक नहीं है, तो फिर एक सवाल आता है उसकी विश्वसनीयता का कि कितना विश्वसनीय है। क्या ये जादू है, टोना है, या ऐसे ही हवा हवाई है। तो संस्कृत में एक श्लोक है, एक लाइन है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि ज्ञान क्या है, प्रमाण है। कि अगर आपके सामने कोई एविडेंस है, और इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एविडेंस इज नॉलेज एंड नॉलेज इज एविडेंस। तो मैं आपके सामने वानगी पेश करूंगा 2 बच्चों की। बच्चों का नाम है इमरान और रियान। एक की उम्र 5 साल है और एक की उम्र 3 साल है जब उनको देश के सर्वश्रेष्ठ, जो कि पैनक्रेटाइटिस रोग में आज सर्वश्रेष्ठ नाम है, उसका नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद। और ये बच्चे भी हैदराबाद के रहने वाले थे और इनके पिताजी के लिए शायद शॉकिंग था जब पहले बच्चे को 6 अटैक होने के बाद, 2013 से 2015 के बीच में 6 अटैक होने के बाद, और दूसरे बेटे को 2015 में पहले अटैक होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि गफ्फार साहब, आपके बच्चों को जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस है, हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस है, और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। तो आप इनकी सेवा टहल करिए, पर इनकी उम्र लंबी नहीं है। पिताजी क्या करते? पिताजी के पास 2 ही आसरा था। एक आसरा था उस परवरदिगार का जिसकी वो इबादत करते थे, और
उस इबादत में रोने के सिवाय कुछ नहीं था कि हे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, ये कैसा इंसाफ, कैसा मेरे साथ किया है कि मेरे दोनों बच्चों को एक ऐसी बीमारी दी जिनको ठीक नहीं हो सकते। कहते हैं भगवान के यहाँ सच्चे दिल से फरियाद की जाए तो ज़रूर पूरी होती है, और ऐसा ही कुछ गफ्फार साहब के साथ हुआ। गफ्फार साहब की फरियाद सुनी, और वो फरियाद सुनी तो गफ्फार साहब पहुँचे कहाँ, जहाँ पर पैनक्रेटाइटिस का इलाज बहुत छोटी सी जगह पर बगैर किसी शान शौकत कर, बगैर किसी दिखावे के चुपचाप किया जा रहा था। दिसंबर 2015 का वो काल था जब एक घबराया हुआ बाप, डरा हुआ बाप अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंचे देहरादून, और देहरादून में इन बच्चों का इलाज शुरू हुआ। और इन बच्चों का इलाज, बच्चे मासूम थे, छोटे छोटे थे, उनका दूध बंद था, उनका पनीर बंद था, उनका घी बंद था, उनका पिज़्ज़ा बंद था, उनके लिए वो सब चीज़ें बंद थी जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं। उनका बचपन से ही महरूम था। बच्चों का इलाज हुआ, और मुझे बड़ी खुशी है कि 19 दिन हो गए इलाज के। बच्चे बहुत खुश थे, बच्चों के साथ उनके पिताजी भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पर उनको खाने को मिल रही थी जो कि नामुराद हो गई थी उनके लिए। और 19 दिन के बाद उनको ले जाया गया कहाँ पर, जो कि हर बच्चे की पसंद है, हर जवान दिल की पसंद है, डोमिनोज़ पर। देहरादून के डोमिनोज़ पे ले गया, और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या खाओगे? बच्चों ने कहा मैं बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा चाहिए। छोटे बच्चे थे, और एक एक पीस उनको दिया। ये क्या, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना शुरू नहीं किया कि गफ्फार साहब फूट फूट के रोने लगे, उनके पिताजी भी और उनकी माताजी भी। मैं क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बच्चे तो खा रहे हैं, खुश हो रहे हो। तो पिताजी ने जो जवाब दिया उससे मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे साथ मेरी सहयोगी थी, वो भी आंखों में आंसू ले बैठी, क्योंकि वो गफ्फार साहब ने जो बात बोली वो बड़ी दर्दनाक बात थी। जब से उनके बच्चों को पैनक्रेटाइटिस हुई थी, और डॉक्टरों ने जो उसकी परहेज बताए थे, एलोपैथी के डॉक्टर्स के परहेज, हम आयुर्वेद के लोग तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं कि हम ये नहीं खाने देते, पर खुदा नखास्ता किसी को पैनक्रेटाइटिस हो जाए तब उसको पता चलेगा कि एलोपैथी के परहेज क्या होते हैं। तो उसी परहेज में था कि इसको कोई भी हाई कैलोरी फूड, और ख़ासकर पिज़्ज़ा, चीज़ नहीं देना है। तो बोले क्योंकि मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा ना देखने को मिले तो मेरी दुकान और घर का जो रास्ता है वो आधा किलोमीटर का भी नहीं है, पर मैं 8 किलोमीटर घूम के जाता था कि मेरे बच्चे कहीं पिज़्ज़ा की दुकान न ले लें। मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े कहीं पिज़्ज़ा की दुकान देख के मचल ना बैठे कि हमको पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं उनको बार बार दूसरे रास्ते से लेके जाता था जिसके सामने पिज़्ज़ा की दुकान ही ना पड़े। तो आज मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो वैद्य जी, अल्लाह का शुक्र है, आपका शुक्र है। और आज ये बच्चे जो कि 2015 में आए थे, 2021 चल रहा है, और दोनों माशाअल्लाह अपनी तंदुरुस्ती पर कायम है। इनके वज़न बढ़े हैं, इनकी लंबाई बढ़ी है, और ये बग़ैर किसी दवा के, ना इनके पास आयुर्वेदिक दवा है, ना होम्योपैथिक दवा है, ना एलोपैथिक दवा है। और उसके साथ जो इनका दर्द था, जो उसका डर था, दवा के साथ, दवा तो ख़त्म हुई पर डर और दर्द दोनों भी हवा हो गए। तो ये एक मिसाल है पैनक्रेटाइटिस की, उस जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस की जिसको एलोपैथी में कहा जाता है कि ये लाइलाज है, और इसमें 40% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज़ हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस। बात तो हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि पैनक्रेटाइटिस का मतलब पैनक्रेटाइटिक सूजन, और हेरिडिटरी के लिए इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि इसमें म्यूटेशन है, जो जीन्स का म्यूटेशन है वो होना चाहिए, या इसमें दूसरा है कि इनके आपस में ख़ानदान में, जैसे इन दोनों बच्चों को हो गया है तो वो भी जेनेटिक्स में आ जाएगा, या 4 फैमिलीज़ में इधर उधर तो जो ब्लड रिलेशन में है उनमें बीमारी होनी चाहिए। वो एसेंशियल के साथ इसको हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस कहा जाता है। और ये माना जाता है कि 40% केसेस जो हेरिडिटरी पैनक्रेटाइटिस के हैं
वो कैंसर ऑफ पेनक्रियाज में बदल जाते हैं और उसके बाद इनकी इसमें मृत्यु दर भी बाकी के पैनक्रियाटाइटिस से ज़्यादा है। तो इसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम बोलेंगे कि जेनेटिक टेस्ट है, फर्स्ट डिग्री है और फैमिली हिस्ट्री है। इन 3 चीज़ों को देखकर इसमें करा जाता है। तो मेरे पास जो डेटा है अपनी प्रैक्टिस का है। हम किताबी डेटा को अहमियत देते हैं, पर सबसे ज़्यादा अहमियत हम लोग देते हैं उस डेटा को जो हमने अपने तजुर्बे से हासिल किया है। तो 20 साल में मैंने बताया, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, इसमें 84 पेशेंट्स जेनेटिक पैनक्रियाटाइटिस के आए, जिसमें किसी के जीन पॉजिटिव थे, किसी के फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी और किसी की फर्स्ट डिग्री रिलेशन में ये बीमारी मौजूद थी। तो इन 84 मरीजों में हमने देखा कि ज़्यादातर जो पेशेंट थे वो मेल थे और इनकी हिस्ट्री थी बीमारी की, जो कि कई सालों से ये बीमारी थी। 5 साल की भी थी, 3 साल की भी थी, 2 साल की थी और 11 साल से कम के बच्चे थे और 45 साल की उम्र तक के ये मरीज थे। एक चीज़ देखने में आई कि इनमें जैसे कहा जाता है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक और टोबैको, नॉन टोबैको, तो एक हैरानी की बात यह थी कि जितने भी पेशेंट थे 84, इनमें नॉन अल्कोहलिक, नॉन टोबैको लोगों की संख्या ज़्यादा थी और नॉन वेजिटेरियन के साथ इसमें वेजिटेरियन के मुकाबले ज़्यादा थे। और ये मरीज देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे। सबसे ज़्यादा मरीज जो थे इसमें यूपी के थे, दूसरे नंबर से तेलंगाना में थे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पैनक्रियाटाइटिस का डेमोग्राफी पढ़ेंगे तो हैरानी की बात है कि इसके बारे में लिखा जाता है कि देश के दक्षिणवर्ती राज्यों में पैनक्रियाटाइटिस के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। परंतु जो अनुभव हमारे पास है उसमें हम देख रहे हैं कि चाहे वो बड़ों की पैनक्रियाटाइटिस हो या छोटों की हो, करीब 1200 मरीजों के आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर चुके हैं। और इसमें देखने में आए कि सबसे ज़्यादा मरीज अगर हैं तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। और ये भी एक सोचने का विषय है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतनी सारी यहाँ पर समस्याएं हैं कि हम बीमारियों के ऊपर, जो कि सबसे अहम होनी चाहिए कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारी तंदुरुस्ती के ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं है। इसलिए हमारे पास किसी बीमारी का आंकड़ा ज़्यादा नहीं है। परंतु ये मरीज थे, पर देश के अलग कोनों से भी ये मरीज आते रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ इलनेस अगर हम बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा मरीज 5 साल की हिस्ट्री के इसमें आए थे। और इनको एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें एक अमर दवा है, और अमर जो दवा है अगर इसके बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च गेट एक साइट है और इसके ऊपर अगर आप वैद्य बालेंद्र प्रकाश एंड रिसर्च पेपर डालेंगे तो अमर के बनाने के ऊपर एक पेपर पब्लिश है। अमर एक कॉपर, मरकरी और सल्फर के साथ कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलके बनाया हुआ योग है, जो कि मेटल्स को मिनरल फॉर्म में बदल देता है और इसमें मेटल्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। और ये वो दवा है जो कि पैनक्रियाटाइटिस के रोगियों में मुसलसल माने लगातार और मुस्तकिल तौर से, मतलब बराबरी तौर से, अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो कंटिन्यूसली या लगातार ये इसका रिजल्ट दे रही है। और हम अगर हम ओवरऑल रिस्पॉन्स देखें तो अभी तक जो पेशेंट हैं 84, इनमें से 69% पेशेंट ने 1 साल का इलाज पूरा किया है। और हमने देखा है कि जिन लोगों ने 1 साल का इलाज पूरा किया है उनके अंदर जो कहानी हमने आपको ईमान और रियान की सुनाई है, जो कि 5 साल से बीमारी से दूर हैं, बीमारी के दर्द से दूर हैं, बीमारी के डर से दूर हैं, उसी तरह से ये 69% केसेस इसमें मिलते हैं। और जब हम 69% केसेस की बात कर रहे हैं तो हम कैसे कह पा रहे हैं कि इनको फ़ायदा है। तो आप देखिए, अगर 1 साल पहले आयुर्वेदिक दवाई के इलाज से पहले इनके अंदर जो एमरजेंसी अटैक थे, अगर वो 153 काउंट हुए थे तो 1 साल के बाद कुल 17 रह गए
और हम देख सकते हैं करीब 89% रिडक्शन है जो कि एमरजेंसी अटैक्स में है। और इसी तरह जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो करीब 95% हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है। तो एक बहुत उल्लेखनीय है, जिसको स्टैटिस्टिकल भाषा में अगर हम देखेंगे तो पी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इसमें इफेक्ट देखा गया है। और ये तो हाल तब है जब इस दवा के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हम तांबा लेते हैं, हम पारा लेते हैं, हम गंधक लेते हैं और इसको जड़ी बूटी के साथ घोट के फिर आग में डाल देते हैं। तो यूट्यूब पर आपको या मेरे फेसबुक पेज पर आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में मिलेंगी जिसमें हमने इनके बनने के तरीके बताए हैं और इनकी घुटाई और फुकाई। तो ये मेटल्स एक मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब बन के दवा दी जाती है तब ये फ़ायदा करती है। परंतु एक बहुत लंबी कहानी है कि होठों से लेके पैनक्रियाज तक और उसके बाद ठीक होने तक इसके पीछे का विज्ञान क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपने साथियों के साथ, भाइयों के साथ, अपने देश की जनता से, सरकार से आने वाले समय में ज़रूर मदद मिलेगी, जिससे इसके पीछे छिपे जो विज्ञान है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, अगर एक दवा है और इससे एक ऐसी बीमारी ठीक हो रही है जो लाइलाज है, तो मुझे पक्का विश्वास है और आप लोग भी सहमत होंगे कि इसके पीछे ज़रूर कोई विज्ञान है। आज अगर हम उस विज्ञान को, जो कि परंपरागत ज्ञान के रूप में हमें मिला है, आधुनिक विज्ञान के साथ परिभाषित करेंगे तो हम समझेंगे कि हम इस भयावह रोग से लोगों को होने से भी रोक पाए और होने के बाद भी हम कर पाए, क्योंकि अभी जो इसका इलाज है बहुत सीमित लोगों तक ही इसका फ़ायदा पहुंच पाता है। तो आज का जो मेरा आप लोगों के साथ रूबरू होना हुआ उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ही डरे हुए हैं, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या ये कैसे ठीक होगा। तो हमने सोचा चलो थोड़ा ही सही, परंतु 20 साल में 84 मरीजों के अंदर जो हमने देखा है, जो 69% लोगों ने इलाज पूरा किया है, वो आज अगर ठीक है तो इसका मतलब है कि इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से आने वाले लोग भी ठीक हो सकते हैं। और हम जन चेतना, लोगों की चेतना इसकी तरफ करेंगे, जिससे कि हम समझते हैं कि अगर जो लोग विज्ञान की उपासना करते हैं, जो समझते हैं कि विज्ञान से बड़ा धर्म कोई नहीं है, विज्ञान से बड़ी कोई इबादत नहीं है, अनुसंधान ही हमको आगे ले जाता है और देश को आगे ले जाता है, तो ऐसे लोग शायद इसको पसंद करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे एफर्ट्स को, जो कि आयुर्वेदिक रूपी ज्ञान को विज्ञान के साथ परिभाषित करके मानवता के लिए हम इसको विकसित करना चाहते हैं, उसमें आपका हर तरीके का सहयोग हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच फॉर listening me patiently.